गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले जो भी एग्जाम है बीपीएससी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेट लगाते हैं और आप भी सेट लगाइए। कितना सही हो रहा है इसका मूल्यांकन जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कितनी तैयारी हो पाई है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहली आदिवासी के साथ साथ दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? आंसर क्या होगा इसका? तो आप लोग को पता होगा, आंसर है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है ये 64% के लगभग वोट में अपना, कहने का मतलब है 64% मतदान में इनको वोट आया है। और ये जो है 64 वर्ष की हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म जो है 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ था। यह झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कोशिश मैं ये करूँगा कि थोड़ा तेज़ी से करूँ, ताकि आने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और उसमें इम्पोर्टेंट बात भी बताना है, तो ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का रैंकिंग बताएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 87, 87वां स्थान है भारत का। ध्यान रखिएगा, सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? तो ध्यान रखना है, सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है जापान का है। अब पावरफुल पासपोर्ट किसे बोला जाता है? तो वैसे देश के पासपोर्ट जो कि सबसे ज़्यादा देश में अपने बिना वीज़ा के ही जा सकते हैं, यानी पासपोर्ट बना लिया और बिना वीज़ा के ही दूसरे देश में ट्रेवल कर सकते हैं, उस देश का पासपोर्ट ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो भारत का जो है, इंडिया का जो है 60 देश में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी भारतीय पासपोर्ट पे आप 60 देश का ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, बिना वीज़ा के। तो इसलिए जो है भारत जो है 87वें स्थान पे है। और इस तरह से प्रथम स्थान पे जापान है, जिसमें कि 193 देश ट्रेवल कर सकता है। दूसरे स्थान पे सिंगापुर और साउथ कोरिया, जो कि 192 देश बिना जो है वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। और तीसरे स्थान पे जर्मनी, स्पेन दोनों देश है। और इस तरह से वह 190 देश की यात्रा कर सकता है। तो बिना वीज़ा के सिर्फ पासपोर्ट से ही वो क्या करेंगे, यात्रा कर सकें। तो भारत कितने देश जो है यात्रा कर सकता है? तो 60 देश। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत है 87वें रैंक पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे कौन है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जैसे मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान, यानी कि कहने का मतलब वाणिज्यिक वातावरण और जो ट्रांसपोर्ट का ये सब है, सबको देखा जाता है। और इस आधार पे जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा जारी किया गया था और प्रथम स्थान कर्नाटक पे आया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश की सूची में पूछ रहा है कि पहले स्थान पे कौन है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी चंडीगढ़। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे चंडीगढ़ है, दूसरे स्थान पे दिल्ली है और तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रथम स्थान पे चंडीगढ़ है, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश की गणना अगर की जाए तो प्रथम स्थान पे चंडीगढ़, दूसरे स्थान पे दिल्ली और तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खुदरा महंगाई दर जून 2022 में कितनी रही है? तो ध्यान रखिएगा, खुदरा महंगाई दर है 7.01%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
7.01% भारत का खुदरा महंगाई दर है। यह महंगाई दर जो है NSO के द्वारा यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अभी कितना है जून 2022 तक, तो 7.10%। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि थोक महंगाई दर जो है जून 2022 में कितनी रही है। तो ध्यान रखिएगा, थोक महंगाई दर जो है 15.18%। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 15.18%। तो महंगाई दर होने का कारण क्या है, तो जैसे पेट्रोल, गैस, खनिज, रसायन पदार्थ जो भी हैं, इन सब के जो है मूल्य में वृद्धि होने के कारण महंगाई दर में वृद्धि हो गई, यानी थोक महंगाई दर में वृद्धि हो गई। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 15.18%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 36वें नेशनल गेम्स की मेजबानी भारत के कौन से राज्य करेंगे। 36वें नेशनल गेम्स की मेजबानी भारत के कौन से राज्य करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर हो जाएगा डी, गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है 36वें नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी करेगा गुजरात में। ठीक है, 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के बीच ये आयोजन होगा, जिसमें बहुत सारे शहर जो है गुजरात के शहर हैं, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, इन सभी में अलग अलग जो है जगह पे खेल का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, खेल का आयोजन गुजरात के अलग अलग शहरों में किया जाएगा। और यह 36वां नेशनल गेम्स की मेजबानी 2022 में कब से कब तक की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है। आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है, यह वाराणसी में मतलब किया जाएगा। लेकिन इसकी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है SCO का, तो ध्यान रखिएगा SCO का मुख्यालय कहाँ है, तो चीन में है। कहाँ है, तो चीन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, SCO की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भूपेंद्र सिंह का निधन जो है हो गया 28 जुलाई 2022 को। भूपेंद्र सिंह जो है क्या थे, अभिनेता, लेखक, क्रिकेटर और गायक। ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका डी हो जाएगा, गायक थे वो। क्या हो जाएगा, गायक थे। और ये 82 वर्ष के थे। अगर पूछा जाए कि भूपेंद्र सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म जो है पंजाब में हुआ था 6 फरवरी 1940 ईस्वी को। और ये एक गायक थे और इन्होंने बहुत सारे फिल्म में गाना भी दिए थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 75वां स्थापना दिवस मनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं VVI क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है। तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन को देखिएगा और पूरे वीडियो देखिए, क्योंकि एक से लेके जितने भी क्वेश्चन हैं 50+ क्वेश्चन सारे के सारे VVI हैं। और एक क्वेश्चन में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो सोच सकते हैं कि कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन के आसपास इसमें हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हर घर तिरंगा। यानी हर घर में तिरंगा फहराने के लिए जो है एक तरह का अभियान शुरू किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सभी के घर में स्वतंत्रता फहराने यानी झंडा फहराने की बात कही गई है। ठीक है, यह 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 11 अगस्त से 17 सितंबर तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। जो शतरंज खेलते हैं भारत के जो है 5 बार लगातार जो है विश्व चैंपियन रहने वाले कौन हैं, तो विश्वनाथ आनंद। कह रहा है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 1924 ईस्वी में जो है पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। और उस दिन से जो है 20 जुलाई 2024 से लगातार शतरंज दिवस मनाया जा रहा है।
तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने लाख लोगों ने वर्ष 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की नागरिकता जो है, बहुत सारे जो भी करोड़पति अरबपति आदमी हैं वो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। पता नहीं भारत की सभ्यता या जो भी भारत का आंतरिक मामला है उसके कारण या कुछ किसी भी तरह की उसको असुविधा हो रही है जिसके कारण नागरिकता छोड़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर जो है इसका हो जाएगा 1.363 लाख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1.36 लाख जो है सिर्फ 2021 में नागरिकता छोड़ा है। तो ध्यान रख सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो है जनसंख्या भारत की नागरिकता को छोड़ रहा है। सिर्फ 21 की नहीं, अब देखिए अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 की जाए तो 85,000 जो है, 85,000 से प्लस जो है भारत के नागरिक विदेश में जाके अपना नागरिकता ग्रहण के लिए। उसी तरह अगर 19 में देखा जाए तो 1,44,000 से भी अधिक नागरिक भारत की नागरिकता छोड़ दिए। फिर 18 में देखें तो 1,34,000। तो कह सकते हैं लगभग कि हर एक साल जो है भारत की नागरिकता लगभग 1.5 लाख के आसपास नागरिकता छोड़ के विदेश जो है अपना नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हो गया जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में क्या कर रहे हैं? अपने नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं। भारत में ऐसे एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1.63 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुपये में विदेश व्यापार करने के लिए किस वित्तीय नियामक रेगुलेटर ने तंत्र यानी मैकेनिज्म विकसित की है? रुपये में विदेशी व्यापार करने के लिए भारत ने एक तंत्र को विकसित किया है। उस तंत्र का किसने विकसित किया है? कहने का ये मतलब है किसके द्वारा, यानी किस संस्था के द्वारा ये किया गया? आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा कहा गया है कि अब जो है जितने भी विदेशी व्यापार करेंगे लगभग कोशिश किया जाएगा कि रुपया में जो है उसका भुगतान किया जाए। इससे क्या होगा कि भारतीय रुपये को बढ़ावा मिलेगा। और अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय मामले में सिर्फ डॉलर का ही बढ़ावा मिला है। तो इससे भारतीयों के साथ साथ पूरे दुनिया में जो डॉलर है उसकी महंगाई बढ़ते जा रही है, यानी डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि अब रुपया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का मैकेनिज्म यानी तंत्र विकसित किया है। तो किसके द्वारा किया गया? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर ओपन में वुमेन्स सिंगल सुपर 500 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल्स का सुपर 500 का खिताब जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ था और यह प्रथम पुरस्कार जो है ये पीवी सिंधु का है। ठीक है, यह 12 से 17 जुलाई के बीच आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सिंगापुर में कब आयोजन हुआ? तो 12 से 17 जुलाई के बीच। और यह पीवी सिंधु का पहला खिताब है, तो बहुत बीबीआई हो जाता है। तो आंसर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना ने INS सिंधुराज को जुलाई 2022 में डीकमीशन यानी सेवा मुक्त किया गया। किस वर्ग की सबमरीन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है किलो वर्ग का सबमरीन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किलो वर्ग का सबमरीन है, यानी जो है ये INS सिंधुराज ये जो है लगभग 35 वर्ष सेवा दे चुका है। ठीक है, इसको जो है शामिल किया गया था 1987 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है रूस के जो नौसैनिक हैं उससे तुलना की जाती है और इसका तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और इसका जो है अब क्या किया, सेवा मुक्त कर दिया गया है 2022 में। तो कब इसका जो है मतलब शामिल किया गया था? तो 1987 ईस्वी में, ध्यान रखना है। और अब जो है 2022 में इसका डीकमीशन यानी सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी कर दें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद ने जुलाई 2022 में सम्मानित किया है। देखिए भारतीय क्रिकेटर है और ब्रिटिश संसद के द्वारा उसे सम्मानित किया गया। आंसर इसका हो जाएगा सौरभ गांगुली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा। सौरभ गांगुली जो है उनको जो है ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर देखा जाए तो बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी कौन है, तो ध्यान रखिएगा सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं और इसे क्या किया है, ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार किसे चुना है। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव अभी द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है, जो कि 15वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और अब देखिए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की मतलब जो है चुनाव की घोषणा हो रही है, तो इससे जो है पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवार को घोषित करेंगे, यानी उम्मीदवार घोषित करेंगे। तो विपक्ष ने जो है किसे अपना उम्मीदवार चुना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्गरेट अल्वा को विपक्ष के द्वारा अपना उपराष्ट्रपति चुनने का घोषणा किया है। अब इनको वोट मिलेगा तो ये जीत जाएंगे। आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी मार्गरेट अल्वा। ध्यान रखिएगा ये 80 वर्ष के हैं और इसका जन्म स्थान जो है मैंगलोर कर्नाटक में है और इसका जन्म 14 अप्रैल 1942 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा मार्गरेट अल्वा का जन्म 1942 ईस्वी में मैंगलोर में हुआ था और इनको क्या है, विपक्ष ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी पद के लिए चुना गया है। रेलटेल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, सीएमडी पद के लिए उनको चुना गया है। किसको चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा संजय कुमार को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संजय कुमार को रेलटेल कॉरपोरेशन के सीएमडी चुना गया है। ये रेल के ऑफिसर बनेंगे। ध्यान रखिएगा रेल के पहले से भी ऑफिसर हैं और इनको सीएमडी पद पे चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। आंसर हो जाएगा जनरल जे सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनरल जे सिंह। ध्यान रखिएगा जनरल जे सिंह का पूरा नाम अगर हम कहें तो जोगेंद्र जसवंत सिंह है, ठीक है, जोगेंद्र जसवंत सिंह। ये जो पुस्तक लिखे हैं द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, यह भारत और चीन का जो विवाद है इसी के बारे में इस किताब में लिखी गई है, इसलिए इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है और ये जो चर्चा में रहा है। तो किसने लिखे हैं, तो जोगिंदर जसवंत सिंह यानी जनरल जे सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है कब। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला ध्यान रखिएगा 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेल्सन मंडेला का जन्म जो है यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ, तो 1918 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ये जो है नेल्सन मंडेला राइटर भी थे, वकील भी थे, एक अच्छे प्रमोटर भी थे, ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा इसे 1993 ईस्वी में नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। ध्यान रखिएगा इसकी मृत्यु जो है कब हुई, तो 2013 ईस्वी में, ठीक है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2013 ईस्वी में हुआ। इन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ जो है आंदोलन भी किए थे। तो ध्यान रखिएगा 18 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। अगला देखते हैं, खुद की इंटरनेट सेवा जो है देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, यानी वो अपने राज्य में ही इंटरनेट को विकसित कर लिया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केरल ने अपना मतलब कहने का मतलब अपना इंटरनेट विकसित कर लिया है और उसके द्वारा केरल के जो है लगभग जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं लगभग 30,000 के आसपास, उन सभी में फ्री इंटरनेट प्रदान की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 30,000 से भी ज़्यादा सरकारी कार्यालय में फ्री इंटरनेट सेवा किसने दिया, जो कि खुद का इंटरनेट जो है अपना खुद का बनाया है। तो ध्यान रखिएगा केरल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हालांकि हर चीज़ में केरल पहले स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में कह रहा है पहले स्थान पे कौन सा संस्थान है यानी कॉलेज है। ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IIT मद्रास जो है ओवरऑल रैंकिंग में यानी
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में मद्रास पहले स्थान पे है, ठीक है। दूसरे स्थान पे बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पे मुंबई और चौथे स्थान पे दिल्ली, पाँचवें स्थान पे कानपुर। इस तरह से बहुत सारे जो भी कॉलेज हैं उसका रैंकिंग प्रदान किया गया है। तो पहले स्थान पे कौन हो गया, तो पहले स्थान पे आईआईटी मद्रास, दूसरे स्थान पे आईआईटी बेंगलुरु, तीसरे स्थान पे आईआईटी मुंबई, चौथे स्थान पे आईआईटी दिल्ली, पाँचवें स्थान पे आईआईटी कानपुर। ध्यान रखना है, पहले और दूसरे को ध्यान में रखना है। तो पहले स्थान पे मद्रास, दूसरे स्थान पे बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए रैंकिंग से ही संबंधित है। कह रहा है कि NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2022 की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है, अब यूनिवर्सिटी की बात की गई है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर कहा जाए तो पहले स्थान पे मद्रास है, IISc बेंगलुरु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पे JNU है और तीसरे स्थान पे जामिया इस्लामिया जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी वो है, और चौथे स्थान पे यादवपुर जो कि कोलकाता में, यादवपुर कॉलेज कोलकाता में है, तो यादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे बेंगलुरु, दूसरे स्थान पे JNU दिल्ली में, ठीक है, तीसरे स्थान पे जामिया इस्लामिया और चौथे स्थान पे यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, इसकी लंबाई कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2022 में जो है मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। अब इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई जो है 296 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 296 किलोमीटर, ठीक है। यह यूपी के जालौन जिला में जो है, वहाँ जाके मोदी जी ने क्या किया, उद्घाटन किया था। इन्हें लगभग 28 माह में पूरा कर लिया गया था, ठीक है। अगर इसकी लागत कहा जाए तो 14,850 करोड़ की इसकी लागत थी, 14,850 करोड़, ठीक है। तो इतना करोड़ रुपया जो है की लागत से 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मतलब बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए और उसके अधिकारों के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, एक शुभंकर लॉन्च किया है, यानी उपभोक्ता के जागरूकता को बढ़ाने के लिए। आंसर हो जाएगा जागृति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागृति, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि उपभोक्ता को जागरूक बनाया जाएगा, जिसमें कि इसका टैगलाइन होगा जागो ग्राहक जागो, यानी ग्राहक को अपने अधिकार के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए कहा जाएगा। तो इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, तो जागृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री से सम्मानित बांग्लादेश के डॉक्टर इनामुल हक का निधन 10 जुलाई को हो गया, ठीक है। तो 10 जुलाई को जो हो गया इनका निधन, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश के डॉक्टर इनामुल हक। अब कराइए कौन थे, यानी इनमें से क्या थे। आंसर इसका जो है पुरातत्विक भी थे, इतिहासकार भी थे और कला के विशेषज्ञ थे, यानी सभी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है पद्मश्री कब दिया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है इसको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रमुख जो है किसे बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की जो है स्थापना कितने ईस्वी में है, तो 1957 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय गोवा में ही है और 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और नए प्रमुख ब्रजेश कुमार उपाध्याय को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल का निधन 12 जुलाई को हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल का जो है निधन हो गया। इन्हें भी सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये 87 वर्ष के थे, ठीक है।
और इन्हें जो है 1986 ईस्वी में ही पद्मश्री दिया गया था, ध्यान रखिएगा 1986 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। कह रहे किस भारतीय को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से भारतीय है जिसे जापान का ये चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे कि दिया गया है। आंसर हो जाएगा नारायण कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण कुमार को जापान का जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार, वो जापान का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है, इन्हें दिया गया है। ठीक है, सॉरी, ये जापान का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना जो है, कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार 1875 ईस्वी से शुरू की गई थी, लेकिन गैर जापानियों को जो है यह पुरस्कार 1981 ईस्वी से देना शुरू किया। ध्यान रखिएगा 1981 ईस्वी से गैर जापानी आदमी को भी जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत के नारायण कुमार को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे चुना गया है। आंसर हो जाएगा सूर्या और अजय देवगन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्या और अजय देवगन को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड्स यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है सूर्या को और अजय देवगन को चुना गया है। सूर्या को जो है सोराई पोटरू, ठीक है, सोराई पोटरू नामक फिल्म है उसके लिए दिया गया है, जबकि अजय देवगन को तान्हाजी के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस फिल्म के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर, ठीक है, तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके डायरेक्टर कौन है, तो ध्यान रखिएगा ओम रावत, ठीक है। तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के डायरेक्टर कौन है, तो ओम रावत। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड से चुना गया। ध्यान रखिएगा, हिंदी फिल्म का जो अवार्ड से चुना गया है उसका है जूनियर तुलसीदास जूनियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, तुलसीदास जूनियर। कह रहा है 68वें फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड से चुना गया, तो तुलसीदास जूनियर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 68वें फिल्म पुरस्कार में किस नॉन फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया है। तो नॉन फीचर में भी दिया है स्टेट मोनी ऑफ एना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेट मोनी ऑफ एना। ये स्टेट मोनी ऑफ एना जो फिल्म है यह डोंगी भाषा में है। ध्यान रखिएगा, डोंगी भाषा। डोंगी भाषा भारत के 4-5 राज्य में बोले जाते हैं, जैसे हो गया गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। इन सभी राज्य में जो डोंगी भाषा बोली जाती है और यह नॉन फीचर फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ फीचर नॉन फीचर फिल्म में जो है यह अवार्ड दिया गया है, स्टेट मोनी ऑफ एना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे और क्वेश्चन है तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड किसे चुना गया। तो बेस्ट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा अवार्ड से चुना गया है किसे, तो आंसर हो जाएगा द लॉन्गेस्ट किस। बहुत इंपॉर्टेंट है, द लॉन्गेस्ट किस जो है यह फिल्म अवार्ड, ये कहने का मतलब बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा अवार्ड से चुना गया कौन से फिल्म को, द लॉन्गेस्ट किस, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा किश्वर देसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके द लॉन्गेस्ट किस के लेखक कौन है, तो किश्वर देसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने
चीता को भारत लाने के लिए नामीबिया सरकार के साथ जुलाई 2022 में समझौता ज्ञापन किया है। इसे कहाँ रखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि नामीबिया यानी अफ्रीकी देश से जो है चीता को लाया जाएगा, ठीक है। रखा कहाँ जाएगा तो ध्यान रखिएगा कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से यानी अफ्रीकी देशों से चीता को लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसका जो है 112 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा है, जो कि अन्य जानवर से इतना स्पीड दौड़ना संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा 112 किलोमीटर। और नामीबिया किस महादेश के जो है देश हैं तो अफ्रीकी महादेश के हैं। और ये कहाँ रखा जाएगा तो कूनो नेशनल पार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस और यूक्रेन ने ग्रे डील, ठीक है, रूस और यूक्रेन का जो समझौता हुआ है अनाज समझौता, जो कि ग्रेन डील कहा गया, जुलाई 2022 में किया गया। इसके तहत 5 महीने बाद फिर से अनाज किसी समुद्र से होकर जा सकेगा, यानी अनाज का आयात और निर्यात किया जा सकेगा। क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच ये सारे के सारे बंद हो गए थे, इसलिए रूस और यूक्रेन ने ये समझौता किया है ग्रेन डील के लिए, ठीक है। अब कहा जाएगा कि यह किस समुद्र से होके यानी किस रास्ते से होके जाएगा। ध्यान रखिएगा काला सागर से होके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला सागर से होके ये ग्रेन डील समझौता किया है। जो भी जहाज फंसे हुए हैं उनको जो है जाने की अनुमति मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। ध्यान रखिएगा श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं तो रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे। ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और एक नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ और इस तरह से नए प्रधानमंत्री किनको बनाया गया है तो ध्यान रखिएगा दिनेश गुणवर्धने, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ दिलाई गई और इन्हें वहां के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिल गया है। तो आंसर हो जाएगा दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फिल्म निर्माता को केरल सरकार ने जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस फिल्म निर्माता को केरल सरकार ने जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केपी कुमारन, ठीक है। केपी कुमारन जो है एक क्या किया तो फिल्मी निर्माता है और इन्होंने क्या किया मलयालम भाषा के फिल्म निर्माता हैं। ध्यान रखिएगा मलयालम भाषा के फिल्म निर्माता हैं। तो ध्यान रखिएगा केरल में जो है मलयालम फिल्म देखा जाता है। तो केरल के जो है सीएम कौन है तो पी विजयन है और राज्यपाल कौन है तो मोहम्मद आरिफ खान है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा केपी कुमारन। ध्यान रखिएगा यह मलयालम फिल्म के निर्माता हैं जो कि केरल में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 22 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका थीम क्या है तो थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन जो है उसकी जो मतलब स्वस्थ रखना सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क मनाया जाता है। थीम भी याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। असम के लिए। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम सरकार के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं तो ध्यान रखिएगा हिमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर कौन है तो जगदीश मुखी। राजधानी कहाँ है तो दिसपुर। तो ध्यान रखिएगा स्वनिर्भर नारी योजना कहाँ पे किया गया तो असम में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुवैत के नए पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। ऑप्शन नंबर ए हो गया शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। कुवैत की राजधानी कहाँ है तो कुवैत सिटी है। मुद्रा क्या है तो कुवैती दिनार। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मुद्रा भी पूछा जाता है और राजधानी भी। तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और मुद्रा कुवैती दिनार है और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया, यानी पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल बनेंगे अतिरिक्त प्रभार में उसे किसे दिया गया है। आंसर हो जाएगा ला गणेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ला गणेशन को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में। ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी, ध्यान रखिएगा। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। देखिए आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ, फिर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।